उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदुम को जला दो। हेलो एंड वेलकम बैक टू ASM classes. This is Adil Saif and in this video we are going to discuss the MCQs of index numbers. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है इन द सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 13 इन द सीरीज ऑफ MCQ स्टैटिस्टिक्स। सो फार हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के 20 बेस्ट MCQ डिस्कस किए थे। उसके बाद ये वाले टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे जिसमें हमने प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देयर आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा एंड 3 लेक्चर्स ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, दे विल डेफिनेटली help you in your exam. And from now onwards we will discuss the theory of index numbers जिसके minimum 70 बेस्ट एंड हाई एंड MCQs मैं यहाँ पे आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद we will discuss the demography, सेंसस, देन वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन लाइक 6, 7 और 8 लेक्चर्स। हमारा जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे आर फ्री ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स अभी मेरी यूट्यूब चैनल पे JNK सीरीज चल रही है जिसका मैंने हिस्ट्री पोर्शन इन डिटेल कंप्लीट किया है। हिस्ट्री के बाद राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। JNK GK के बाद पहले हमने इकोनॉमी के 400 MCQs डिस्कस किए हैं, हाई एंड MCQs फॉर FAA एंड 300 MCQs फॉर जियोग्राफी। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल पे एक बार जाइए, देखिए प्रॉपर प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। एंड इफ़ यू आर न्यू और इफ़ यू आर ऑलरेडी वाचिंग, डू शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना स्पेशली जो हमारा आज का सेशन है ये आपको कैसे लगा, क्योंकि इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने आपके लिए क्या लाया है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन समझेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा है, टेक इट, इट इज़ वर्थ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए और इफ़ यू आर ऑलरेडी नोइंग दीज थिंग्स एंड यू आर करेक्टिंग ऑल द आंसर्स करेक्टली, आपकी प्रेपरेशन फिर अच्छी जा रही है। या अगर आपको कुछ नया लग रहा है, यू कैन लाइक शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। क्या होते हैं ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस? बिकॉज दे मेजर चेंजेस इन वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन। क्वेश्चन समझ आया? आपने बहुत बार सुना होगा इंडेक्स नंबर्स आर, ये एक फीचर है इंडेक्स नंबर का, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड एवरेज। उसके बाद अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, पहले हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। मैंने क्या बोला? इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, नॉट एवरेज। अब एवरेज क्या होता है देखा होगा आपने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एवरेज पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपने पढ़ा है। दैट मीन्स जो एवरेजेस होते हैं ये कब यूज किए जाते हैं? व्हेन द यूनिट्स आर सेम। याद रखोगे आप, एवरेजेस आर यूज्ड व्हेन द units of measurement, when the units of measurement are same, जब हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम होते हैं, एट दैट टाइम वी कैन कैलकुलेट द एवरेज। एग्जाम्पल से हम समझते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा मुझे ये फाइंड आउट कीजिए एवरेज मार्क्स ऑफ या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स है, इनके मार्क्स है, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स आउट ऑफ 100 एक के 60 है, दूसरे के 70 है एंड थर्ड के हमारे लेटर सपोज वो हमारे 80 है आउट ऑफ 100। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इसका एवरेज निकाल के दो, यू कैन इजीली कैलकुलेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आप इसका ऐड करोगे एंड देन डिवाइड बाय नंबर हमारे पास 3 है एंड देन दैट इज 7 + 6 + 8 वो हो गया हमारा 21 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3। दैट मीन्स जो हमारा एवरेज मार्क्स निकल के आ गया वो हमारा यहाँ पे 70 है। दिस इज एवरेज। या मैं आपको और एक तरीके से ये साथ साथ आप लिख के रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। दूसरा सिंपल मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताइए प्राइस ऑफ, लेट अस सपोज प्राइस ऑफ राइस, किसका, प्राइस ऑफ राइस। लेट अस सपोज प्राइस ऑफ राइस 2024 2025 एंड 2026 में पर क्विंटल इसका प्राइस यहाँ पे 3000 था, इसका प्राइस यहाँ पे 3500 था और इसका प्राइस यहाँ पे 2500 है। सही है। अब मुझे आप एवरेज प्राइस निकाल के दीजिए। एवरेज प्राइस आप इजी निकाल सकते हो। ये कितना हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये 5 ये 10 हो गया, एक कैरी हो गया, देन वी हैव 3 6 3 और ये हमारा 9 हो गया। 9 डिवाइड बाई 3 आप इसको करोगे देन 3 3 3000 हमारा एवरेज प्राइस है। समझ आया, ये हमारा एवरेज होता है। लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बात हमारी यहाँ पे स्पेशल एवरेजेस की हो रही है। एवरेजेस में हमने क्या देखा, एवरेजेस में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होता है। हमने बात की मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स या लेंथ की या वेट की या ब्रेडथ की या प्राइसेस की या किसी और चीज़ की, ये यूनिट ऑफ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ये हमारा यूनिट सेम है। अब अगर मैं देखो, अगर हम इंडिविजुअली हर किसी प्राइस का, हर किसी प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस मेजर करेंगे, राइस के साथ साथ वी हैव hundreds of items in our country that are currently that are circulating, that are being consumed and distributed in our economy। अब एक एक करके इनका एवरेज निकालना लाइक इट इज़ नियर इम्पॉसिबल। पॉसिबल है लेकिन बट दैट इज अ वेरी ह्यूज प्रोसेस। हम क्या करेंगे, हम इन सभी चीज़ों का एवरेज एक साथ निकालेंगे। मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे प्राइस भी रखूँगा, मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्राइस भी रखूँगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ये इतना है। उसके बाद मैं वीट का प्राइस बताऊँगा, जो वीट है इसका इतना प्राइस है, क्योंकि वीट केजीज में, ये वीट केजीज में मेजर किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो राइस है, उसके बाद मिल्क, लेकिन मिल्क का अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, और जो हमारा शुगर है, शुगर का अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो हमारे एग्स है, एग्स का अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अब इंडिविजुअली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम इन एक एक करके इनका क्या निकालेंगे, इनका यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताओ, चलो एक एक करके तो ठीक है, आप मुझे एक एक करके बता रहे हो किस चीज़ का यहाँ पे कितना एवरेज है, लेकिन मैं आपसे सिंपल बताऊंगा। क्या मुझे ये बताओ, मुझे आप जनरल ट्रेंड के बारे में बताओ, क्या हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जनरल प्राइस तो एवरेज से लिमिटेशन है, ये कैसे दिखा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो सेम यूनिट्स, दूसरा यहाँ पे इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स। ये जो हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ग्राम्स का अलग से यूनिट मेजरमेंट करके देगा, लीटर्स का अलग से करके देगा, मीटर्स का अलग से करके देगा। अगर आपको क्या करना होगा, आपको जनरल ट्रेंड फाइंड आउट करना होगा। फॉर दैट जनरल ट्रेंड्स हमें क्या, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज, इनको क्या बोला जाता है, इनको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एवरेजेस बोला जाता है। अब स्पेशलाइज्ड एवरेजेस में यूनिट्स को मेजर नहीं किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो हमारे स्पेशलाइज्ड एवरेजेस है, दे आर नॉन डिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि इनको क्या किया जाता है, हर किसी प्रोडक्ट को
हम क्या करते हैं, इनका कंबाइन एक एवरेज निकालते हैं, और जो हम कंबाइन एवरेज निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। दैट मीन्स जो हमारे इंडेक्स नंबर्स है दे मेजर द रिलेटिव चेंजेस। ये बात आप याद रखोगे। जो हमारे, फिर से मैं इसको एक बार आप करूंगा, जो हमारे इंडेक्स नंबर्स है व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, दे मेजर द रिलेटिव चेंज नॉट द एब्सोल्यूट चेंज। ये बात आप याद रखोगे। अब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रॉपर क्वांटिटी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर क्वांटिटी का मतलब क्या है, आप केजीज में मेजर करोगे, आप लीटर्स में मेजर करोगे, आप यहाँ पे जो हमारा मीटर में मेजर करोगे, ये अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट एक एक। लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव चेंजेस होती है, ये इस पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं। ये क्या करती है, ये सभी इन प्रोडक्ट्स को एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट करती है। दैट इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्क। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, फिर मैं इसको क्या करूंगा, फिर मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूंगा। देखो एग्जांपल क्या है, हमारे पास राइस है, राइस की प्राइस अगर हम देखेंगे, ये 2024 में लेट अस सपोज राइस की जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है, और 2025 में राइस की जो प्राइस है वो हमारी 50 है। इसको हम मान के चलेंगे, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है, या ये हमारा बेस ईयर है। अब बेस ईयर क्या है ये मैं आगे आपको इन डिटेल बताऊंगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट ईयर है, हम इसको करंट ईयर के साथ मेजर करेंगे। अब रिलेटिव चेंज कैसे निकालोगे या रिलेटिव प्राइस कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, हम करंट ईयर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसके बेस ईयर प्राइसेस को के साथ, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसका सभी का यहाँ पे ठीक है ना साम निकालोगे, वो जो हमारा आंसर निकलेगा 125। दैट मीन्स 25% यहाँ पे हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया है। ये एवरेज नहीं है, ये बताया जा रहा है कि हमारा प्राइस कितना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस में ये हमारा वैल्यू निकाल के दे रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या है, जब आप ऐसे निकालोगे, ये आपको क्या करेंगे, दे आर यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, बिकॉज दे आर यूज्ड टू कंपेयर, ये क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, different prices in different periods of time। कंपैरिजन में ये हमारे काम आ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर से वापस आ जाते हैं, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस बिकॉज दे कैन मेजर चेंजेस इन वेरिएबल्स एक्सप्रेशन। किसमें, आइडेंटिकल यूनिट्स। अभी तो मैंने बताया आइडेंटिकल यूनिट्स में तो ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका केजी है, लीटर है, मीटर है, वो सारा अलग है। क्वालिटेटिव वैल्यूज ऑनली, ये हमारा क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं है, ये क्वांटिटीज में, परसेंटेजेस में डेटा को फाइंड आउट करके देता है। देन एब्सोल्यूट, मैंने अभी बताया आपको, ये एब्सोल्यूट मेजर मैंने, एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है उनका यहाँ पे प्रॉपर एक इंडेक्स नंबर होता है। एब्सोल्यूट मेजर में प्रॉपर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट ऑफ मेजर। एंड देन हमारे पास क्या बचा, द ओनली ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो हमारा है डिफरेंट और नॉन कंपेरेबल यूनिट्स। Why these are called as special? Because they measure, that they express the variables in different or non-comparable। non-comparable wheat को भी, ये kg को भी उसी में हमने रखा, लीटर को भी उसी में हमने रखा, और मीटर को भी हमने उसी में रखा। अगर ये आपको समझ आए, इसका मतलब आपको हाफ इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूरी तरह से समझ आ गया है। उसके बाद वी हैव सेकंड क्वेश्चन, which index number measures changes in the physical volume of output, construction, trade over the time। किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि which इंडेक्स नंबर कौन सा इंडेक्स दैट मेजर द, वो किस चीज़ को यहाँ पे मेजर करता है, वो यहाँ पे वॉल्यूम को मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ ये जो कंस्ट्रक्शन को मेजर करता है, एंड ट्रेड। एक एक करके ऑप्शंस को हम समझते हैं। अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पे
होल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो हमारा यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये तो दो नहीं आएंगे। अब ये दो क्यों नहीं आएंगे, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। समझने की बात है, ऐसे मैं सीधे नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे दो होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्राइस इंडिसेस या प्राइस इंडेक्स इनको बोला जाता है। समझ आया? ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू इंडेक्स है। अब हमारे पास क्या बचा, फिजिकल इंडेक्स, दैट इज सिंपली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन सा है हमारा यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। याद रखोगे जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट ट्रैक्स द चेंजेस इन फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितनी हो रही है, हमारा आउटपुट कितना है, हमारा कंस्ट्रक्शन कितना है, हमारा इकोनॉमिक ट्रेड कितना है इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। हो गया हमारा ये सेकंड। देन उसके बाद वी हैव थर्ड इज विच टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर कंबाइन्स चेंजेस इन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली। उससे पहले अगर मैं आपको बोलूं जो हमारा प्राइस है और जो हमारी दूसरी यहाँ पे टर्म है दैट इज क्वांटिटी, थर्ड हमारी टर्म है वी हैव वैल्यू। सर मुझे बताओ प्राइस और जो वैल्यू है क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले मुझे बताओ क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है? सोच के बताना। वैल्यू किस चीज़ को बोला जाता है और ये बताया जा रहा है कि जो हमारा फ़ोन है, फ़ोन की वैल्यू कितनी है, हमारे पास जो यहाँ पे वाटर है, वाटर की वैल्यू कितनी है, ट्राइपॉड है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। इसी तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। फिर प्राइस क्या होता है और वैल्यू को कैसे निकालते हैं? आप याद रखो कि जो हमारा वैल्यू होता है ना, इट इंक्लूड्स बोथ, यहाँ पे प्राइस भी इंक्लूड होता है और यहाँ पे क्वांटिटी भी इंक्लूड होता है। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, क्या यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी। वो किसके बराबर आएगा, वो वैल्यू के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज़ और आपने इसकी कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी, आपने इसकी 10 क्वांटिटी, दैट मीन्स इनका जो वैल्यू है वो कितना है, वो हमारा यहाँ पे 100 है। ऐसे वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। दैट मीन्स ये कौन सा इंडेक्स है दैट कंबाइन्स बोथ प्राइस एंड क्वांटिटीज, वो हमारा वैल्यू इंडेक्स है। प्राइस इंडेक्स तो आएगा नहीं, क्वांटिटी इंडेक्स तो आएगा नहीं, तो फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास वैल्यू इंडेक्स बचा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया प्राइमरी मेजर्स, प्राइमरली है ये, प्राइमरली मेजर्स प्राइस चेंजेस एट विच लेवल ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। दो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है हमारे पास, वी हैव वन मोर IIP, एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दैट इज WPI, दूसरा हमारे पास CPI है। इन दोनों का काम क्या होता है, प्राइस चेंज मेजर करना, या इन दोनों का काम होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन को मेजर करना। अब ये कहाँ पे प्राइस चेंजेस को मेजर करती है, एट द, जो हमारा होलसेल है, एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। याद रखेंगे जो हमारे होलसेल प्राइसेस है, दे मेजर द प्राइसेस एट द स्टेज बिफोर गुड्स रीच द फाइनल मार्केटर्स और रीच द इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर्स। हम तक, वी आर कंज्यूमर्स, हम तक प्रोडक्ट पहुंचने से पहले जब इसका होलसेल मार्केट में प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। इतना समझ आया आपको? देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, बेस ईयर के बारे में बात की जा रही है। अब बेस ईयर आपको पता ही होता है बेस ईयर क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, वाई बेस ईयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू थिंग्स, वी कंपेयर, लेट अस सपोज आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताओ जो हमारी फ़ोन की प्राइस है, लेट अस सपोज ये 14,000 है। सिंपल, आपके पास कोई फ़ोन है उसकी प्राइस 14,000 है या उसकी प्राइस 1 लाख भी है, ठीक है ना, मायूस मत हो जाना, दोनों यहाँ पे ठीक है, प्राइस 14। अब मुझे बता, क्या आपको अगर मैं ये बताऊँ, मुझे बताओ इस प्राइस की कीमत क्या बढ़ गई है या कम हो गई, आप कैसे बताओगे? सोच के बताना, कैसे बताओगे आप? अगर मैं आपसे पूछूँ मुझे बताओ जो आपके हाथ में फ़ोन है इसका प्राइस बढ़ गया है या कम हो गया है, आप कैसे आंसर करोगे? आप ऑब्वियसली बताओगे, ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस आर ऑलवेज राइजिंग,
इसका तो प्राइस बढ़ गया है। मैं आपको बताऊँ, आप मुझे कैसे बता रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ गया है? ज़रा सोच के बताओ। आपने बताया प्राइस बढ़ गया, लेकिन कैसे? आप बताओगे लास्ट ईयर इसका प्राइस 12,000 था, अभी इसका प्राइस कितना है? अभी इसका प्राइस 14,000 है। दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग द टू डिफरेंट क्वांटिटीज इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब जो जिसके साथ आपने कंपेयर किया वो हम क्या बताते हैं? दैट इज आवर, वो हमारा रेफरेंस ईयर होता है, या वो हमारा रेफरेंस ईयर होता है, या इसको क्या बोला जाता है? वो हमारा यहाँ पे रेफरेंस ईयर के साथ और एक टर्म है, वो हमारा यहाँ पे बेस ईयर बन जाता है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है। और जिसको कंपेयर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको यहाँ पे करंट ईयर बोला जाता है। गेट इट? अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस ईयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बेस ईयर सिलेक्शन। A base year should be a normal year without extreme economic fluctuations, natural disasters, वार्स। ये हमारा बेस ईयर नहीं। हमेशा याद रखो कि जब भी आप बेस ईयर, जब भी गवर्नमेंट बेस ईयर को सिलेक्ट करती है, ही सिलेक्ट है नॉर्मल ईयर। सिंपल एग्जांपल जो हमारे, मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करेंगे 2018 की और 2020 की, 2018 में मैं आपको बताऊंगा जो कोई भी प्रोडक्ट, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, जो हम उस वक्त मास्क वेयर करते थे। लेट अस सपोज जो हमारी एक बंडल ऑफ मास्क थी, उसका जो प्राइस था, उसका प्राइस था 120 रुपीज़। लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ 20, ये यहाँ पे 2020 है, ठीक है ना। जब प्राइस ये कोविड स्टार्ट हुआ, इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 100 रुपीज़। लेकिन ये नॉर्मल प्राइस नहीं है। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था। कोविड वो हमारा नॉर्मल एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी थी, वो हमारा नॉर्मल ईयर नहीं था। 2004 में सुनामी आई थी, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल ईयर। 2009 में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। अब फिर नॉर्मल ईयर जिसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस ज़्यादा ना हो, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे हर कोई स्मूथली यहाँ पे हमारी चीज़ें चलती है, ये तो सही हो गया। देन सेकंड, द बेस ईयर शुड बी चूजन एज फार बैक इन द टाइम एज पॉसिबल टू मेंटेन हिस्टोरिकल कंसिस्टेंसी। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेस ईयर हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा बेस ईयर होना चाहिए, इट शुड बी ये हमारा यहाँ पे रिसेंट ईयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा ये हमारा क्या होना चाहिए? उतना ज़्यादा यहाँ पे ये रिसेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। पहले हमारे पास बेस ईयर कौन सा था? पहले हमारे पास बेस ईयर 2005 एंड 6 था। अभी बेस ईयर कौन सा है? 2011 एंड 12। वाई द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द बेस ईयर? बिकॉज इट शुड बी क्लोज एज फार एज टू द, ये करंट ईयर के लिए के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया हमारा ये वाला भी। आई होप आपको, दैट मीन्स ये ऑप्शन गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सेकंड हमारे पास बचता है। गेट इट? ऑप्शन फर्स्ट ए ओनली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन स्टेटमेंट जरा मुझे बताओ किसका स्टेटमेंट दिया गया है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बताया है। आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। इसको रियल प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। सुने होंगे, ये पढ़े होंगे आपने ये नाम। इफ यू आर जस्ट here for the MCQs, you must already know these things. Cost of living index, it is also called as consumer price index, retail price index, real price index. अब होता क्या है? The cost of living index measures impact of price changes on the purchasing power of a specific क्लास ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है या कंज्यूमर पॉइंट होता है, ये ट्रैक करता है कितनी प्राइसेस की कीमत बढ़ी है या कितनी प्राइसेस की कीमत घट गई है। देन CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्लूड्स होलसेल प्राइसेस ऑफ गुड्स,
कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। अगर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होलसेल कहाँ से आ गया, सीधा ये गलत है, बाकी ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, इसका भी आंसर बी पार्ट सही आंसर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समझने वाली बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है। ये तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम, हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहाँ से राइज हो रहा है, 120 से लेकर 225। इसका मतलब महंगाई बढ़ गई है। वाइल ए वर्कर्स नॉमिनल वेजेस इंक्रीज, इसका मतलब वर्कर की भी नॉमिनल वेजेस इंक्रीज। नॉमिनल की बात की गई है कितनी, 12,000 से लेकर इट हैज इंक्रीज टू 16,000। अब सवाल, व्हाट हैपन टू द वर्कर्स रियल वेजेस, जो वर्कर की रियल वेजेस है इसके साथ क्या होगा। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, आपने सीधा लिखना है RW का मतलब क्या होता है, रियल वेजेस इज इक्वल टू नॉमिनल वेजेस NW, नॉमिनल वेजेस न्यू नहीं है, ये नॉमिनल वेजेस है, डिवाइडेड बाई जो भी आपका प्राइस इंडेक्स दिया गया है। यहाँ पे कौन सा प्राइस इंडेक्स दिया गया है, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया गया है। इनटू क्या करोगे, इनटू हमारा 100 है। ये फॉर्मूला है थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द रियल वेजेस। लेकिन ये डेटा कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉमिनल वेजेस कौन सी वेजेस होती है और रियल वेजेस कौन सी वेजेस होती है। लेट अस सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, आपको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है, लेट अस सपोज 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, जो आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है, दैट सैलरी इज कॉल्ड एज, उसको बोला जाता है नॉमिनल वेजेस। वो वेजेस जो आपने रिसीव किए हैं, ठीक है ना, नॉमिनल वेजेस। अब रियल और नॉमिनल वेजेस में इट आल्सो इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन। यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट ही नहीं किया जाता है। इन द रियल वेजेस वी एडजस्ट द इन्फ्लेशन। रियल वेजेस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाऊंगा नॉमिनल और रियल। लेट अस सपोज आपकी जो सैलरी है इट इज़ 20,000, ये हमारी 20,000 2025 में भी थी, और ये हमारी सैलरी 26 ये 25 में, और ये हमारी 26 में, हमारी 2026 में हमारी सैलरी है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा प्राइसेस, मैं आपको बताऊंगा प्राइसेस पहले 100 रुपीज़ थे, आपको इतना पे करना पड़ा था, अभी यहाँ पे हमारा प्राइसेस बढ़ गया है। सैलरी सेम लेकिन प्राइसेस हमारे इंक्रीज हो गए हैं। दैट मीन्स जो हमारी रियल वेजेस है वो ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं, नॉमिनल तो हमारा सेम है लेकिन ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। रियल वेजेस में यू एडजस्ट, अगर आपका यहाँ पे प्राइस है बढ़ गया है, आपकी यहाँ पे सैलरी भी बढ़नी चाहिए। रियल वेज एक्चुअली में हमें ये दिख रहा है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कितने, आपका जो मनी है वो यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है। मैंने क्या बताया, फार्मूला क्या है हमारी, फार्मूला हमारी रियल वेजेस की है, नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय CPI इंटू 100। अब हमें ये बताना है कि क्या रियल वेजेस इंक्रीज हुई है, क्या रियल वेजेस डिक्रीज हुई है, क्या वो रिमेन अनचेंज्ड, या आंसर ही नहीं निकलेगा। देखेंगे हम इसको करेंगे। पहले हम सिनेरियो वन में क्या था, रियल वेजेस 1। सिनेरियो 1 में जब आपका लेट अस सपोज पिछले ईयर का प्राइस था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 150 डिवाइडेड बाय ये कितना था हमारा 12,000 इनटू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड ठहरी, नॉमिनल वेजेस ये हमारा, एक सेकंड ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या है नॉमिनल वेजेस हमारी ये वाली है, ठीक है ना, नॉमिनल वेजेस इज 12,000 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो 150 है वो हमारा CPI है इनटू यहाँ पे 100। जब आप इसका पूरा यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, वो हमारा यहाँ पे 8,000 निकल के आ जाएगा। एंड सेकंड सिनेरियो में आपका नॉमिनल वेज कितना बड़ा है, 16,000 है,
दिखने में तो ये बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाई प्राइसेस कितने बड़े हैं, तो 25 इंटू 100। जब आप इसका भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट इज 711.11। अब मुझे बताओ क्या हमारी जो रियल वेज है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? ऑब्वियसली वो यहाँ पे डिक्रीज हुई है। अब कितनी डिक्रीज हुई है? जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे वो हमारा 88.89 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। दैट मीन्स जो हमारी रियल वेजेस है वो 11.11 यहाँ पे कम हुई है। इसका सही आंसर यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा, रियल वेजेस डिक्रीजेस। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बताया जाएगा फाइंड द रियल वेजेस। अब रियल वेजेस को फाइंड करने का तरीका नॉमिनल वेजेस डिवाइडेड बाय जो आपका इंडेक्स दिया होगा। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया होगा ऐसे ही करोगे आप, अगर रिटेल प्राइस दिया गया होगा उसको भी आप क्या करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है ना, इतना समझ आया आपको? उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी ला के रखी है ताकि आप ये साथ साथ क्या करो, यहाँ पे नोट्स भी बनाओ। बेस शिफ्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, अब बेस शिफ्टिंग क्या होता है? सिंपली क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर रिप्लेसिंग एन आउटडेटेड बेस ईयर विद ए मोर रिसेंट बेस ईयर। बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर शिफ्टिंग द बेस ईयर, कौन सा बेस ईयर? आउटडेटेड पुराना बेस ईयर छोड़ के जब आप क्या कर रहे हो, नए बेस ईयर को यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको सिलेक्ट कर रहे हो। व्हेन यू आर रिप्लेसिंग ओल्ड आउट, देखो कन्वर्टिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, कंबाइनिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, डिफ्लेटिंग। अब डिफ्लेटिंग क्या होता है ये भी मैंने आपके लिए आगे लेके रखा है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली आप याद रखोगे, अब यू आर शिफ्टिंग द बेस ईयर। देन व्हेन एन इंडेक्स नंबर is constructed using a moving average of past years as the base, it is called as। फिर से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है ये बता रहा है कि अगर कोई इंडेक्स है, अब इंडेक्स नंबर में हम क्या कर रहे हैं, वो यूज ए रेफरेंस ईयर कॉल्ड एज ए बेस ईयर। लेट अस सपोज जो हमारे पास बेस ईयर है वो 2011 है और वो 2012 है, लेकिन यहाँ पे एक बेस ईयर यूज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, इस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एन एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स एज द बेस। लेट अस सपोज 26 में हम प्राइसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, आप 25 भी कैलकुलेट कर रहे हो, आप 24 का भी बेस ईयर ले रहे हो और आप 23 को भी एज बेस ईयर ले रहे हो। इस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए मूविंग एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर्स एज बेस। इन सभी को आप क्या ले रहे हो, यू आर यूजिंग देम एज द पास्ट एज द बेस ईयर, इट इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड बेस ईयर। क्या ये फिक्स्ड बेस ईयर है, क्या ये शिफ्टेड बेस ईयर है, क्या ये चेन्ड बेस ईयर है, या क्या ये स्प्लाइस्ड बेस ईयर है? अब यहाँ पे सही आंसर क्या है मैं आपको आंसर ही बताता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा। देखिए इसका सही आंसर है चेन बेस ईयर। अब फिक्स्ड में क्या होता है, एक बेस ईयर फिक्स होता है। शिफ्टिंग में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, बेस ईयर शिफ्टिंग फ्रॉम एन आउटडेटेड टू रिसेंट वन, एंड इन द चेन बेस ईयर वो यूज अ चेन ऑफ ईयर्स, एंड स्प्लाइस्ड तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखिए जो आप ये देख रहे हो वीडियो, अगर देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करोगे, क्योंकि ये आ सकते हैं एग्जाम में। रिसेंट है ये, नया है ये, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को ये सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी पता थे। ठीक है ना, अब ये देखने की बात अलग है, लेकिन मुझे बताओ कितना आपने, जितना हमने अभी पढ़ा आपने कितना ऑलरेडी इसने पढ़ के रखा था। अब देखिए फिक्स्ड बेस ईयर, बेस इंडेक्स, इन ए फिक्स्ड बेस मेथड ए रेफरेंस पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। रेफरेंस पीरियड हमारा कांस्टेंट रह जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, हमारा जो बेस ईयर है वो 2011 एंड 12, बाकी मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एंड देन चेन बेस इन दिस मेथड, बेस ईयर चेंजेस कंटिन्यूअसली यूजिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर एज द base for current year's calculation। and then third shifted base year। shifted base year में क्या करते हैं, there is a this refers to an index
whose base year has been changed shifted from old one and then subtraction में क्या होते हैं, हम बहुत सारे बेस ईयर्स को कंबाइन करते हैं और एक नया बेस ईयर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. दिस इज यूज्ड टू कंबाइन टू सेपरेट इंडेक्स सीरीज. CPI और WPI को कंबाइन किया जाता है. आपने पढ़ा होगा CPI कंबाइंड के बारे में पढ़ा होगा. दैट इज हाउ दिस वर्क्स विद डिफरेंट बेस पीरियड्स इनटू वन कंटिन्यूअस सीरीज. गेट इट. यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, हमने एक क्वेश्चन बताया बेस शिफ्टिंग क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारा चेन बेस इंडेक्स क्या होता है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स क्या होता है, शिफ्टेड बेस इंडेक्स क्या होता है एंड देन स्प्लाइस्ड बेस इंडेक्स क्या होता है. वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है दो अभी लाइक करो, फिर भूल जाते हो. एंड द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करो, ठीक है ना. देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. ये भी ईजी है, ये आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना. प्राइस रिलेटिव की फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बता रहा था. व्हाई इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई इंडेक्स नंबर्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड एवरेजेस. स्पेशलाइज्ड एवरेजेस में ऐसे हमारे एवरेजेस फाइंड आउट किए जाते हैं. हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सीधे प्राइस एवरेज की फॉर्मूला क्या होती है, P1 डिवाइडेड बाई PO इंटू 100. प्राइस ऑफ द करंट ईयर PO याद रखेंगे. जहाँ पे भी आप आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको उस वक्त कोई नहीं बोलेगा P1 जहाँ पे भी आएगा 1 मतलब प्रेजेंट, एक है ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ये करंट ईयर है. और 0 का मतलब क्या होता है, जो पीछे गया हो. पीछे जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे बेस ईयर की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, बेस ईयर की बात हो रही है. हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. अब ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 11 मैं नहीं करूंगा. क्वेश्चन नंबर 11 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है. कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11. देन उसके बाद एक सेकंड ठहरिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए होमवर्क हो गया. देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा. विच इंडेक्स, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज ए की डिफ्लेटर फॉर रियल GDP कैलकुलेशन. कि जब डिफ्लेटर की बात आ जाएगी सीधा यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सीधा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है दैट इज इम्प्लिसिट GDP डिफ्लेटर या सिंपली जिसको GDP डिफ्लेटर बोला जाता है. अब कंफ्यूज होने वाली बात क्या थी, कंफ्यूज होने वाली ये बात ही मुझे बताओ, RBI इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज करता है. कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को पता है RBI यूजेस विच इंडेक्स नंबर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज CPI. कौन सा है ये, CPI कंबाइंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे GDP कैलकुलेशन की बात की जा रही है. और GDP कैलकुलेशन हमें पता होता है जो हमारा रियल GDP किसके बराबर होगा, पढ़ा होगा आपने. रियल GDP इज इक्वल टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई GDP डिफ्लेटर इंटू 100. ऐसे हम इसको GDP को निकालते हैं, या GDP को निकाल GDP डिफ्लेटर को निकालना होगा. फिर इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हम इधर उधर करते हैं. समझ आया, इतना समझ आया. और जो हमारा CPI होता है वह अब यहाँ पे ये है कि CPI क्यों यूज़ नहीं किया जाएगा. चलो अगर ये बेस्ट है फॉर द इन्फ्लेशन, व्हाई नॉट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. याद रखो कि जब हम GDP को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द GDP डिफ्लेटर उस वक्त क्या होता है, इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल न्यूली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी डोमेस्टिक पे याद रखोगे GDP डिफ्लेटर यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी डोमेस्टिकली GDP पढ़ाया है मैंने, जाके वो लेक्चर चेक करो, आपको समझ आएगा व्हाट इज GDP एंड व्हाट इज GNP, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इस चीज़ का यहाँ पे कैलकुलेट करता है. लेकिन अगर हम देखेंगे CPI, चलो CPI में तो सर्विसेज आती है, ये तो ठीक है, लेकिन CPI आल्सो इंक्लूड्स
द इम्पोर्टेड गुड्स, यहाँ पे क्या करता है जो CPI है वो यहाँ पे इम्पोर्टेड गुड्स को भी यूज करता है यहाँ पे और एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड करता है। दैट मीन्स ये हो ही नहीं सकता है। एंड देन दूसरा जो हमारा WPI है, WPI का मेन ड्रॉबैक क्या है, शाबाश, इट इग्नोर्स द सर्विसेज, ये सर्विस सेक्टर को इग्नोर करता है। एंड IIP किस लिए हमारे पास, IIP हमारी क्वांटिटी के लिए इंडेक्स, जो हमारा यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कितना आउटपुट इंक्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज में कितना आउटपुट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखो, वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। जरा इसका आंसर करो पहले कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मेरे आंसर का वेट करो। वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्लेटिंग ए वैल्यू सीरीज यूजिंग ए प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड एज, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, डिफ्लेटिंग a value series using a price index is a price index converters, ये किस चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट करता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे what is deflating। deflating का मतलब क्या होता है, removing the effects of प्राइस चेंज। सिंपली आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम किसी भी वैल्यू सीरीज। अगर आप कोई वैल्यू सीरीज कैलकुलेट कर रहे हो, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो और उसमें से आप इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर रहे हो, उसके इफेक्ट्स को एक्सक्लूड कर रहे हो, ये हमारे पास क्या बन जाए, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्लेटिंग। और ये डिफ्लेटिंग, इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है, इट कन्वर्ट्स, ये यहाँ पे क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द वैल्यूज, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, याद रखेंगे, लिखो आप, इट कन्वर्ट्स द वैल्यूज measured at, it converts the values measured at current year prices, करंट CY करंट ईयर प्राइसेस, या जिनको क्या बोला जाता है, जिनको नॉमिनल प्राइसेस भी बोला जाता है, इनटू किस में, वैल्यूज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस, वैल्यूज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस को क्या बोला जाता है, इनको रियल प्राइसेस या इनको रियल वैल्यू भी बोला जाता है। समझ आया। डिफ्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर रिमूविंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम एनी सीरीज एंड इट हेल्प्स टू कन्वर्ट द वैल्यूज नॉमिनल। सिंपली आप याद रखोगे, ये नॉमिनल को किस में कन्वर्ट करता है, ये नॉमिनल को हमारा यहाँ पे रियल में कन्वर्ट करता है। सिंपल इसका यही आंसर है। अब नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। जब आपको रियल में कन्वर्ट करना होगा, अब आप याद रखोगे रियल वैल्यू किसके बराबर होता है। फॉर्मूला मैं आपको लिख के रखूंगा, फॉर्मूला, एक सेकंड है, ये मैं रैप करूंगा, यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखेंगे। रियल वैल्यू, रियल, एक सेकंड है, ये रियल वैल्यू, रियल वैल्यू किसके बराबर निकलेगी, रियल वैल्यू हमारी नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई जो भी हमारा प्राइस इंडेक्स होगा इनटू 100। नॉमिनल वैल्यू प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये पॉइंट आप यहाँ पे क्या रखोगे, ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगा, अभी इसको आप छोड़िए। देन वी हैव, ये डिफ्लेटिंग समझ आया, आगे मैंने इसके लिए क्वेश्चन रखा है वो हम वहीं पे करेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकंड। एन इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू 135 फॉर द ईयर 24। इंडेक्स नंबर हमारी प्राइसेस 2024, दैट मीन्स ये किसकी बात की जा रही है, ये करंट ईयर की बात की जा रही है। करंट ईयर में कितने प्राइसेस बढ़ गए, 135। हमेशा याद रखेंगे जो हम बेस ईयर लेते हैं, बेस ईयर का प्राइस हमेशा कितना होता है, वो बेस हमारी 100 होती है। दैट मीन्स इट हैज़ इंक्रीज्ड, कितना ये इंक्रीज हुआ है, ये हमारा 35 इंक्रीज हुआ है, 35%। सिंपली बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, 35 प्राइसेस हैव इंक्रीज टू 35%, यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया है। समझ आया, कितना प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइसेस हमारा यहाँ पे 35% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इतना समझ आया, ये क्वेश्चन नंबर 14। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, इंडेक्स नंबर्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स, पहला हम देखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड इंडेक्स वेट इज इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट टू बायस इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन।
दोनों मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप आंसर करेंगे। इंडेक्स नंबर्स आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर्स। मुझे बताओ इंडेक्स नंबर सिंपली होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने ही गुड्स को लेते हैं? क्या वहाँ पे सारे गुड्स को लेते हैं? नहीं, वहाँ पे जो हमारी बास्केट होती है इसमें हमारे कुछ सिलेक्टेड गुड्स होते हैं। लेट अस सपोज इसमें 400 गुड्स होते हैं। मुझे बताओ क्या ये 400 इतने ही गुड्स हमारी इकानमी में हंड्रेड्स ऑफ गुड्स है, लेकिन ये 400 क्या है? दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल अदर गुड्स, दे आर शोइंग द जनरल ट्रेंड ऑफ ऑल अदर गुड्स। दैट मीन्स इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप सैंपल को चूज कर रहे हो, यू आर चूजिंग ए वेरी फ्यू। ठीक है ना? एक सेकंड, अजान हो रही है। तो हम क्या बता रहे हैं? फ्री फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर्स। वाई? क्योंकि जो हमारे इंडेक्स नंबर्स में गुड्स एंड सर्विस होती है वो बहुत ही कम होते हैं, एंड दे रिप्रेजेंट द अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये सैंपल होते हैं, सारे नहीं होते, यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज एंड असाइनिंग वेट्स इंट्रोड्यूस सब्जेक्टिव बायस। 100% सही है। ठीक है ना? इट इंट्रोड्यूसेस द, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव बायस इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। अब सब्जेक्टिव बायस का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने 400 गुड्स को सिलेक्ट किया, आपने 300 गुड्स का सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो बेचारे अदर गुड्स रह गए, लेट अस सपोज वहां पे 600 गुड्स और थे, उनका इंसाफ कौन करेगा? वो कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस किए, इट कंप्लीटली रिलाइज ऑन ह्यूमन डिस्क्रिशन। ये ह्यूमन डिस्क्रिशन पे डिपेंड है, ये ह्यूमन जजमेंट पे डिपेंड है, ये हम तक है। हम कौन से, यूजुअली जो गुड्स जिनकी वैल्यू ज़्यादा होगी उनको हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन नॉट ऑल द गुड्स, वो भी जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये तो हमारा सही हो गया, ये हमारा गलत है। अब गलत क्यों है ये? क्योंकि इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? फ्री, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर होता है। दैट मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपके नोट्स में लिखा होगा, ये आप खुद करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द, यहाँ पे जो हमारा परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? हाउ इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड। अब पहले परचेजिंग पावर क्या होता है आप सभी को पता होगा। परचेजिंग पावर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारा मनी होता है, जो हमारा करेंसी होता है, एक करेंसी आम हम यहाँ पे ये बताते हैं कि आज 1 रुपये में ये क्या आता है, या कॉस्ट पर 10 रुपये क्या शाज जीवन। दैट इज कॉल्ड, जो हमारा यहाँ पे उसका ये मतलब है कि आज 10 रुपये में क्या ही आता है। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हुआ है, और यही चीज़ कौन दिखा रही है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी एक्चुअली शोज द वैल्यू ऑफ योर करेंसी। ये जो हमारी करेंसी एंड हाउ मनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट यूनिट ऑफ करेंसी कैन बाई। देयर इज एन, याद रखोगे जो उसकी फार्मूला होती है 1 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, फिर वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, या फिर वो कोई प्राइस इंडेक्स हो। इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द, जो हमारे यहाँ पे दिस परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड जो हमारे यहाँ पे जनरल प्राइसेस का बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, question number 18, which average is mathematically considered ideal average for constructing the simple average of price relative index। कौन सा आइडियल है किसके लिए? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव पढ़ा होगा आपने, सिंपल एग्रीगेट मेथड, उसके बाद सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये हमारे वेटेड इंडेक्स नंबर्स में आ जाते हैं। अब कौन सा आइडियल? क्या वो अरिथमेटिक मीन है? नहीं, ये तो गलत है। वो सिंपली हमारा कौन सा है? जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन ही क्यों है? क्योंकि जो हमारा जियोमेट्रिक मीन है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज।
यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ही नहीं होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी हमारी मैथमेटिकल फार्मूला है, जो भी फार्मूला बेस्ड है ये सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर भी ये वाला मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे ए पार्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा यहाँ पे, सिंपल एवरेज ऑफ, अभी जो मैं आपको बता रहा था, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एक सेकंड ठहरिए, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इज सुपीरियर टू द सिंपल एग्रीगेट मेथड बिकॉज। अब ये सुपीरियर क्यों है, पहला क्वेश्चन याद करो जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज जो हमारा ये होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कमोडिटीज। ये यूनिट पे मेजर नहीं होते, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट किया जाता है, एब्सोल्यूट मेजर को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे रिलेटिव मेजर को इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इट इज कंसीडर्ड बेस क्वांटिटीज, उसमें भी होती है। इट सेटिस्फाइज द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये हम आगे देखेंगे। ये क्या होता है, डिटेल्ड क्वेश्चंस मैंने लाए हैं ऑन द टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। उसके बाद असाइन्स हायर वेट टू द एसेंशियल गुड्स सेम वेट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. Consider the following statements regarding the simple average of price relatives. It satisfies, question number 21 क्या है, it satisfies the unit test. ये तो सही है, जो हमारा simple average of price relatives है, it satisfies the, किस चीज़ को satisfy करता है, unit test. अब unit test क्या होता है, थोड़ा सा हम अगर इसको अभी जानेंगे, unit test हमारा एक ऐसा index number है which is not dependent on physical units, जो हमारा फिजिकल यूनिट्स पे डिपेंड ही नहीं होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जो हमारे गुड्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द प्राइस रिलेटिव्स, वही जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट वापस बताया। अब इसको इन डिटेल से हम जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट ऑफ एडुकेसी के जो क्वेश्चंस है वहाँ पे मैंने हर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा है। देन इफ द अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड एज एन एवरेज इट गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस, ये तो हमारा ठीक है, इट गिव्स इक्वल importance to equal percentage changes in the prices। याद रखोगे जो अरिथमेटिक मीन है इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस, लेकिन किनको, इक्वल इंपॉर्टेंस टू द इक्वल एब्सोल्यूट चेंजेस, equal importance to equal absolute changes, not the percentage changes। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, यहाँ पे गलती का चांसेस बढ़ सकता है। याद रखो ये अरिथमेटिक मीन आपको दे रहा है, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन किन वैल्यूज़ को, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट चेंजेस, एब्सोल्यूट टर्म्स, जिनका प्रॉपर यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। दैट मीन्स जो हमारा सेकंड है ये गलत है, नॉट द इक्वल परसेंटेज बट एब्सोल्यूट चेंज जो यहाँ पे होता है उसके बारे में। एंड क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ पे होगा विच इंडेक्स गिव्स द, या विच जो हमारे पास वैल्यू गिव्स द इक्वल इम्पॉर्टेंस टू द इक्वल परसेंटेज चेंज, दैट इज नॉट अरिथमेटिक मीन, वो हमारा कौन सा है, वो हमारा यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन है। Geometric mean it gives the equal importance to equal percentage changes, not the arithmetic mean। ये हमारा गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज द ओनली आंसर 21। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 ये हम देखेंगे आज, ठीक है ना। If the price of 3 commodities increased by, प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर, कितना इंक्रीज हुआ है 120, पहले कितना था, इसका मतलब पहले ये 100 होगा। अब कितना ये इंक्रीज हुआ है, ये 120 इंक्रीज हुआ है, ये 150 इंक्रीज हुआ है और ये 180 इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग अरिथमेटिक, आपको क्या करना है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन का यहाँ पे यूज़ करना है। अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, हम इनका सम करेंगे, जो हमारी फार्मूला होगी, फार्मूला विल बी समेशन ऑफ आर, इनका सम डिवाइडेड बाय एन, कितने ये यूनिट्स है। अब इनका सम करो, ये हमारा 0 हो गया, ये 10, ये हमारा 5 हो गया, देन 1 कैरी आ गया, ये हमारा 445। दैट मीन्स जो हमारा आर है, आर कितना है 445 और एन कितना है, एन हमारा
हमारा 3 है, दैट मीन्स जो हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है वो कितना है, वो हमारा यहाँ पे 150 है। कितना है? 150। इसका मतलब जो ओवरऑल प्राइस है इट हैज़ इंक्रीज टू 50%। अगर हम ऐसे भी देखेंगे जो ओवरऑल 100 से इंक्रीज हो गया है 150 तक। देन why are unweighted index numbers rarely used in practical policy making? Unweighted index, simple average of price relatives and simple aggregate method। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इसका इजी है ये आपने पढ़े होंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है ये थोड़ा सा ये लेंथी हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू अगेन वेरी मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटी सी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिफोर लाइक यू विल स्विच ऑफ दिस वीडियो, यू विल क्लोज दिस वीडियो। आप क्या करो, मेरे चैनल को शेयर करो, एटलीस्ट अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करो। और मुझे बताओ जो नई सीरीज़, ये सीरीज़ जल्दी ख़त्म होने वाली है, नई सीरीज़ में आपके लिए कौन सी यहाँ पे ले आऊँगा। एंड सजेशंस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक यू।